क्वेश्चन नंबर 7 मार्क कर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी लेटेस्ट क्वेश्चन आफ्टर कोविड के बाद का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। सो एवरीबडी द बैलेंस शीट ऑफ, देखो कंपनी का नाम ही मनुष्य, नॉट सो वेल कंपनी, इसके लिए ये पहले से बीमार था तो ये बीमारी में मर गया। सो एवरीबडी द बैलेंस शीट ऑफ नॉट सो वेल कंपनी लिमिटेड as on 31st December 2017 was as follows। 31st December 2017 का बैलेंस शीट दिया है। अभी तक ये पता नहीं है कि लिक्विडेशन कब हो रहा है, सिर्फ बैलेंस शीट का तारीख देके रखा है 31 दिसंबर, कैलेंडर ईयर है 2017। आगे एक टी फॉर्मेट बैलेंस शीट दिया है। एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, अदर फिक्स्ड एसेट, स्टॉक, डेटर्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस। यही कारण है प्रॉफिट एंड लॉस, द रीजन फॉर लिक्विडेशन 58,000 का लॉस है। लायबिलिटी में आ जाओ, 8,000 प्रेफरेंस शेयर्स पहला दिया ऑफ 10 ईच, अमाउंट इज 8,000 into 10, 80,000 देने का है। 12,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, अमाउंट 1,20,000 देने का इक्विटी शेयर होल्डर्स को। फिर बैंक से कुछ लोन लिया, अलर्ट हो जाओ, बैंक से लोन। ये बैंक के आजू बाजू में किधर ऐसा कुछ लिखा है क्या, ये गिरवी रखा है वगैरह, ऐसा फिलहाल वहां पे ऐसा लिख के आया है क्या, कुछ नहीं है। सो फिलहाल हमको कुछ पता नहीं चल रहा है। देखो लेकिन कोई भी बैंक है ना, कॉमन सेंस है, कोई भी बैंक है ना बिना गिरवी रखे लोन देने वाला नहीं है। अगर मैं बैंक में जाता हूँ और लोन मांगता हूँ, एवरीबॉडी 5 लाख का लोन दे मेरे को, तो बोलेगा कुछ तो गिरवी रख, समझ में आ रहा है। मैं बोलता मेरे को ही गिरवी रख उधर, मेरे को 5 लाख का लोन दे, वो भगा देगा मेरे को, बोलेगा चल भाग इधर से, समझ में आ रहा है। अरे तो ये यहाँ पे अगर मेरे को लोन चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मेरे बिजनेस का स्टॉक वहां पे गिरवी रखना पड़ेगा। अरे समझ में आ रहा है। मेरे जगह पे अगर अंबानी गया, मुखिया दैट इज मुकेश अंबानी गया, बराबर है, और उसने बोला मेरे को 5 लाख का लोन चाहिए, फटक से निकाल के देंगे, फटक से निकाल के देंगे। समझ में आ रहा है। क्यों ऐसा मेरे साथ भेदभाव, अंबानी को फटक से पैसा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, उसका नेम पेमेंट रेपुटेशन, उसका बैंक का नाम बढ़ेगा, बैंक का नाम बढ़ेगा। साला हमने अंबानी को लोन दिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या समझा रहा हूं। तो ये जो अंबानी को लोन मिलने वाला है ना, ये बिना गिरवी रखे मिलने वाला है, दैट इज अनसिक्योर्ड। और गणेश सर बेचारा कोई तो लैंड एंड बिल्डिंग का पेपर, जगह का पेपर, प्रीमाइसेस का पेपर लेके आएगा और बोलेगा ये रखो और मुझे लोन दो। अरे समझ रहे, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड है पहले माइंड में क्लियर रखो, आगे जाके इसके ऊपर धमाल एडजस्टमेंट्स आने वाले हैं। चला पुढे, त्याच्यानंतर बैंक लोन फिलहाल कुछ पता नहीं है, फिलहाल ये अनसिक्योर्ड लग रहा है अपने को। ब्रांच मैनेजर है अपना, साला रहेगा शायद। सो एवरीबॉडी 4 लाख का लोन ऐसे सैंक्शन किए। बैंक डूबता है, कोई मानेगा, बैंक डूबने का कारण मालूम है तुम लोगों को। सो बैंक कभी गिरवी, कोई केस में ना गिरवी नहीं रखते कुछ, और गिरवी नहीं रखे ऐसे ही लोन देते अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, बराबर है। सो बैंक वो रिकवर नहीं कर पाता, और जब रिकवर नहीं कर पाता तो बैंक डूब जाता है, यही मेन कारण है। इसके लिए सब बैंक वाले क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा। ओके चल, 8% डिबेंचर्स, एक डिबेंचर्स हमने इशू किया, पैसा लिए 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए देने का। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिबेंचर्स, एक डिबेंचर का इंटरेस्ट इधर ही दे दिया, आपको टेंशन नहीं है। सो इंटरेस्ट यहाँ पे दे दिया, लेकिन फिर भी अपन देखेंगे सम सॉल्व करते समय अगर कुछ डिले हुआ, अगर कुछ डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करते समय डिले हुआ, तो इंटरेस्ट की डेट इज टू बी कैलकुलेटेड। ओके, तो ये तो इंटरेस्ट आएगी साइमल्टेनियसली, अगर कुछ डिले हुआ तो वो मंथ जो भी आएगा वो अपने को कंसीडर करने का है। यश लक्ष्य दे प्लीज। नेक्स्ट उसके बाद क्रेडिटर्स, देखो यहाँ पे भी वापस क्रेडिटर्स आया है। क्रेडिटर्स तो कुछ तो हमने रॉ मटेरियल वगैरह खरीदा रहेगा पैसा देने का, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल रहा है कि वेदर दिस इज सिक्योर्ड, वेदर दिस इज प्रेफरेंशियल और वेदर दिस इज अनसिक्योर्ड। वेट एंड वॉच। आगे, सो द कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन ऑन दैट डेट, अंडरलाइन द दैट डेट, अंडरलाइन द दैट डेट मतलब विच डेट है, ऊपर का बैलेंस शीट का जो डेट है ना 31 दिसंबर 2017, उसी दिन लिक्विडेशन हुआ, उसी दिन लिक्विडेशन हुआ। और लिक्विडेशन कैसा था, वॉलंटरी था। कैसा था, वॉलंटरी था। देखो कुछ बोला नहीं तो इट इज वॉलंटरी। सो एवरीबॉडी प्रिपेयर करना क्या है, वो डायरेक्टली इधर लिख के दे दिया, प्रिपेयर लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट और इंफॉर्मेशन। तो पॉइंट नंबर 1, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस एंड लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन अमाउंटेड टू ₹3,000 and ₹10,000
रेस्पेक्टिवली। कोई टेंशन नहीं है, दोनों चीज हम आराम से लिख सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस तोड़ के दिया है, वो चाहते हैं कि आप मिस्टेक करो। सो एवरीबॉडी लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पहला दिया है, और उसके बाद में क्या दिया है लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन। तो पहला 3000 जो दिया ना 3000 वो लिक्विडेशन एक्सपेंस है, 10000 है वो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन है, और लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन ढूंढने का भी गरज नहीं है, रेडी इट इज गिवन टू अस। आगे पॉइंट नंबर 2, बैंक लोन वाज सिक्योर्ड बाय प्लेज ऑफ स्टॉक। एक कुछ तो गिरवी रख के बैंक से हमने लोन लिया है। सो यहां से पता चल रहा है बैंक से लिया लोन, इट इज सिक्योर्ड बाय स्टॉक, इट इज सिक्योर्ड बाय स्टॉक। सो ऊपर जा और बैंक लोन दिख रहे हैं देख, बैंक लोन दिख रहे हैं देख, उसके बाजू में जाके ब्रैकेट डाल और लिख सिक्योर्ड बाय स्टॉक, सिक्योर्ड बाय स्टॉक। ये सिक्योर्ड का दूसरा नाम है प्लेज। मैंने कल 4-5 नाम आपको लास्ट लेक्चर में लिखा के दिया था, मालूम है क्या? सिक्योर्ड के अलग-अलग नाम है, सिक्योर्ड, प्लेज, चार्ज, मॉर्गेज, हाइपोथेकेटेड, बराबर है, ऑल आर वन एंड द सेम। सो कंफ्यूज होने का नहीं, सब ये भाई भतीजे, सब रिलेटिव्स ही एक दूसरे के। ओके एवरीबॉडी, क्या क्या नाम है सिक्योर्ड के? अलग-अलग नाम, सिक्योर्ड, चार्ज, प्लेज, मॉर्गेज, हाइपोथेकेटेड। कभी-कभी नाम बहुत उसको और एनलार्ज करके भी हाइपोथेकेशन, बराबर है। कोई बच्चा पढ़ते नहीं, शॉर्ट में पढ़ते हाइपो। चलो, सो एवरीबॉडी हियर, ऊपर जा बैंक लोन के बाजू में लिख दो सिक्योर्ड बाय स्टॉक, सिक्योर्ड बाय स्टॉक। और एसेट साइड में भी आ जाओ, एसेट साइड में आ जाओ। स्टॉक दिख रहा है क्या? 5,25,000 रुपए का स्टॉक दिख रहा है क्या आपको? उधर साइड में लिख दो सिक्योर्ड और एक स्टार मार्क करो, सिक्योर्ड करके। वो सिक्योर्ड है, बैंक के पास वो स्टॉक गिरवी रखा है। जब कंपनी बंद होगा तभी वो स्टॉक कंपनी का नहीं रहेगा, वो किसका है? बैंक के नाम पे लिख के रखा है। कितने का स्टॉक हमने बैंक के नाम पे लिख के रखा है? 5,25,000 का। और कर्जा कितना लिया है? लोन कितने का लिया है? 4 लाख का। कभी भी गिरवी रखा है ना हमने, गिरवी रखा हुआ एसेट का वैल्यू ज्यादा रहना होता है, उससे कम वैल्यू का हमें कर्जा मिलता है। इज इट क्लियर? तो किसका किससे कनेक्शन है? बैंक लोन का कनेक्शन स्टॉक से। स्टॉक एक सिक्योर्ड एसेट है, आई रिपीट, स्टॉक एक सिक्योर्ड एसेट है और बैंक लोन एक सिक्योर्ड क्रेडिटर है, सिक्योर्ड लोन है, सिक्योर्ड लायबिलिटी, ऑल आर वन एंड द सेम। समझा? चल आगे, उसके बाद देखो हम लोग तरस गए थे यहाँ पे ये वाला चीज लिखने के लिए पहला समय। अभी अपने को ये वाला चीज लिखना पड़ेगा, बिकॉज़ इधर क्या लिखते हैं? टू सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी, जो सिक्योर्ड वाला पार्ट है वो इधर एडजस्ट होता है। ओके यस, चलो पुढे नेक्स्ट। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट देयरऑन आर सिक्योर्ड। अच्छा, डिबेंचर भी सिक्योर्ड है, अंडरलाइन करो सिक्योर्ड, इसको भी गिरवी रखा है। लेकिन कैसे गिरवी रखा है? बाय फ्लोटिंग चार्जेस ऑन ऑल एसेट्स। अंडरलाइन करो, फ्लोटिंग चार्जेस ऑन ऑल एसेट। अभी ना दो टाइप का सिक्योर्ड एसेट होता है। एक होता है उसको बोलते हैं फिक्स्ड चार्ज। क्या बोलते हैं उसको? फिक्स्ड चार्ज। और दूसरा होता है माय डियर स्टूडेंट फ्लोटिंग चार्ज। कौन सा चार्ज? फ्लोटिंग चार्ज। सो फिक्स्ड होता है ना, इट इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक एसेट। फिक्स्ड होता है ना, वो स्पेसिफिक एसेट से रिलेटेड। जैसे बैंक से कर्जा लिया, अनिकेत लक्ष्य है, सो बैंक से कर्जा लिया तो उसके ऊपर फिक्स्ड चार्ज था। फिक्स्ड चार्ज मतलब क्या है? फिक्स्ड पर्टिकुलर एक एसेट हमने गिरवी रखा था, सो वो एसेट को बेच बाच के बैंक लोन का पेमेंट करने का, दैट इज हैविंग फिक्स्ड चार्ज। एक स्पेसिफिक एसेट को हमने गिरवी रखा था। एंड फ्लोटिंग चार्ज आया मतलब क्या है? इट इज रिलेटेड टू ऑल एसेट। लास्ट में सभी एसेट जब बेचेंगे ना, जो भी पैसा अवेलेबल होगा ना, उसमें से अगर पैसा अवेलेबल है तो उसमें से पैसा वापरेंगे और पेमेंट करेंगे। किसका रे? डिबेंचर होल्डर्स का। किसका रे? डिबेंचर होल्डर्स का। सो कभी भी आपको ये लाइन दिखाई देता है ना तो ज्यादा लोड लेने का गरज नहीं है। क्या लाइन है? सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल एसेट। ये सारा कार्यक्रम जो पेमेंट हो रहा है ना, इट इज बाय फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल एसेट। इट इज जस्ट अ टाइम पास लाइन, इट इज जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन अगर लाइन ऐसा रहता था, डिबेंचर एंड इंटरेस्ट देयरऑन आर सिक्योर्ड बाय लैंड एंड बिल्डिंग, तो वो स्पेसिफिक एसेट का बारे में बात कर रहे। समझ में आ रहा? तभी अपन बोलते थे डिबेंचर का गहरा रिश्ता नाता संबंध, डिबेंचर का कनेक्शन किससे है? लैंड एंड बिल्डिंग से। अरे समझ में आ रहा है? सो फिलहाल
आप दिमाग में सेट करो, अगर आपको ऐसा लाइन दिखाई देता है, कैसा लाइन है, सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल एसेट्स, सो इट इज अ टीपी लाइन, इट इज अ टाइम पास लाइन। इसके लिए अपने को कुछ टेंशन पालने का गरज नहीं है। जो भी एसेट बेच बाच के पैसा आएगा, जो भी एसेट रियलाइज होएगा, उसमें से जो भी कैश आएगा वो कैश अपन यूज करेंगे फॉर पेमेंट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर का पेमेंट प्लस उसका इंटरेस्ट का पेमेंट। इज इट क्लियर? ये बात जरा दिमाग में सेट करो। इसके आगे के सारे सम्स में, इसके आगे के सारे के सम्स में आपको ये लाइन दिखने वाला है। सो एवरीबॉडी आगे बढ़ो। पॉइंट नंबर 4, यही वो पॉइंट था जहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने मिस्टेक किया था। यही वो पॉइंट था जहां पे 90% ऑफ द स्टूडेंट्स का मिस्टेक हुआ था। जरा ध्यान दो। फिक्स्ड एसेट्स वेर रियलाइज्ड, अंडरलाइन करो रियलाइज्ड। रियलाइज्ड का मतलब होता है सोल्ड, बेच दिया। फिक्स्ड एसेट को बेचा। पहले फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है और कैसे बेचा? एट बुक वैल्यू, डबल अंडरलाइन कर, एट बुक वैल्यू। सारे फिक्स्ड एसेट को बेच दिया बुक वैल्यू में। जरा चेक कर अपने पास फिक्स्ड एसेट है क्या? फिक्स्ड एसेट किधर रहेगा? एसेट साइड में जा, देख लैंड एंड बिल्डिंग है, यस और नो, 25,000 है। अदर फिक्स्ड एसेट है 2 लाख, बराबर ना? अदर फिक्स्ड एसेट वो फिक्स्ड एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग इज अ फिक्स्ड एसेट। तो ये दोनों चीज को बुक वैल्यू पे बेचने का, बेचने का मतलब क्या करने का रे? रियलाइज करने का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? अरे यस और नो। फिर उसके बाद एंड करंट एसेट रियलाइज वर्ड इज कॉमन, एंड के बाद रियलाइज कॉमन है, सो वो फिक्स्ड एसेट के लिए भी एप्लीकेबल है और रियलाइज करंट एसेट उसके लिए भी एप्लीकेबल है। एंड रियलाइज करंट एसेट, लेकिन कैसे? एट 90% ऑफ बुक वैल्यू, अंडरलाइन कर 80%, एक्चुअली सॉरी 80% ऑफ बुक वैल्यू, 80% ऑफ बुक वैल्यू, उसको अंडरलाइन कर 80% ऑफ बुक वैल्यू। सो ऊपर जाके चेक कर अपने पास कौन सा करंट एसेट्स है, पहला वो अपने को मालूम होना मांगता है, बैलेंस शीट मालूम रहना मांगता है, फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या आता है, दैट इज पीपीई में क्या आता है और करंट एसेट्स में क्या आता है। सो ऊपर देख स्टॉक है, स्टॉक इज अ करंट एसेट। ऊपर देख डेटर्स है, डेटर्स इज अ करंट एसेट। अरे यस और नो? सो ये दोनों चीज को अपने को रियलाइज करने का एट 80%। अरे यस और नो? चलो आगे। सो एवरीबॉडी ये पॉइंट अपने को याद रखने का। ऊपर स्टॉक को एक स्टार मार्क करके रख, ऑलरेडी वो सिक्योर्ड है, तो वो अपने को रियलाइज यहाँ पे रिसिप्ट साइड में दिखाना पड़ेगा और उसके लिए 80% वैल्यूएशन बोले। डेटर्स के आगे भी एक स्टार मार्क करके रखो, उसको भी 80% पे अपने को रियलाइज करने का, मतलब मांगने गया था 100% अमाउंट मिला, सिर्फ 80%, बाकी का 20% बैड डेट हो गया। कौन मांगने जाएगा? कौन पैसा मांगने जाएगा डेटर्स के पास? लिक्विडेटर। कौन पैसा मांगने जाएगा? लिक्विडेटर। इज इट क्लियर? सो दिस इज द क्वेश्चन. सर मार्क सांगा 10 मार्क. किती? 10 मार्क. काही नाही, फक्त फॉर्मेट में आपको साचे में भरते जाने का है, कोई आगे पहले भागेगा नहीं. पहले मैं ये रब करता हूँ, इसको प्रॉपर्ली अरेंज करता हूँ, फिर आपका कॉलम बनाओ. सो एवरीबॉडी लेट्स बिगिन विद आवर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. कंपनी का नाम, राइट डाउन नेम ऑफ द कंपनी. इट इज Not so well limited. 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 So debit side हो गया, कॉलम से रेडी है. चलो, तो डेबिट साइड में सबसे पहला एक रिवाज है, लिखना पड़ता है, भले कैश होने दो नहीं होने दो, टू कैश इन हैंड, टू कैश इन हैंड. और कैश इन हैंड ये क्वेश्चन में इनके पास पहले कोई कैश अवेलेबल नहीं है, तो ये लोग हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? नील है. क्या कैश है क्या? कुछ नहीं है तो अपन, लेकिन ऐसे छोड़ने का नहीं, यहाँ पे लिखने का टू कैश इन हैंड. एक्सपेक्टेड था, कुछ होना चाहिए, नहीं है तो इट इज नील. नेक्स्ट उसके बाद क्या लिखेंगे? टू एसेट रियलाइज्ड. टू एसेट realized. To asset realized. So my dear student, asset realized. So कौन सा asset realized हो गया है? तो fixed asset हुआ है और current asset हुआ है. fixed asset हुआ है और current asset हुआ है. तो अपने को जरा अलर्ट रहना पड़ेगा. तो पहला तो पॉइंट नंबर 4 देखो. पॉइंट नंबर 4, fixed assets were realized at book value and current assets at 80% of the book value. So जरा चेक करते हैं, हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग था, तो लिखो लैंड एंड बिल्डिंग. Land and buildings, it was 25,000. So 25,000. Write down inner column. Book value मतलब same balance sheet का value, old value. Next उसके बाद other fixed assets.
other fixed assets. Other fixed assets भी it is a part of fixed asset book value, so it is 2 lakhs. फिर उसके बाद करंट एसेट 80% ऑफ द बुक वैल्यू. अभी रुको, यहाँ पे ही गड़बड़ होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का. सो एवरीबडी करंट एसेट्स में ऊपर चेक करो पहले स्टॉक है क्या स्टॉक? लेकिन स्टॉक एक सिक्योर्ड एसेट है. स्टॉक कौन सा एसेट है? सिक्योर्ड है, गिरवी रखा है. किसके साथ गिरवी रखा है? सो बैंक लोन के साथ. बैंक लोन क्या है? एक सिक्योर्ड लोन है, एक सिक्योर्ड क्रेडिटर, एक सिक्योर्ड लायबिलिटी है. अरे समझ में आ रही क्या? सो हम स्टॉक को इधर नहीं लाएंगे, स्टॉक का जगह आगे है, सिक्योर्ड में है. स्टॉक का जगह आगे सिक्योर्ड में है, तो यहाँ पे आपको आगे का डेटर्स लिखना पड़ेगा. राइट डाउन डेटर्स, राइट डाउन डेटर्स. डेटर्स, तो डेटर्स 80% लेने का अपने को. सो इधर लिख के रखो 1 लाख था, जगह नहीं है तो नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हो 1 लाख का 80% में रियलाइज किया, तो इट विल बी हाउ मच रे? 80,000. बस इतना ही एसेट है, बस इतना ही एसेट है. प्रॉफिट एंड लॉस ऊपर दिया वो लॉस है, उसको इधर लाने का नहीं. तो इसका टोटल इट विल बी 3,05,000. 3,05,000, 3,05,000, 3,05,000, 3,05,000. इज इट क्लियर? यस और नो? यस. कोई कंफ्यूजन नहीं रहना मांगते हैं, सबको समझ में आना चाहिए. चलो इसके बाद एकदम अलर्ट हो जाओ, एक लाइन छोड़ के लिखो 2 सरप्लस. सरप्लस यहाँ पे सरप्लस का मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट. सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज. सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज मतलब जो सिक्योर्ड एसेट है उसको बेच बाच के लोन सेटल करने के बाद सिक्योर्ड एसेट अगेंस्ट सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को एडजस्ट करना. तो सरप्लस आता है क्या वो अपने को देखने का. टू सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज. सो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा एसेट रियलाइज्ड, एसेट रियलाइज्ड, एसेट रियलाइज्ड. फॉर्मेट में जैसा है वैसे ही मैं लिख रहा हूँ. एसेट रियलाइज्ड. कौन सा एसेट रे? तो स्टॉक. कौन सा एसेट रे? स्टॉक. कौन सा एसेट रे? स्टॉक. कौन सा एसेट? स्टॉक. स्टॉक. स्टॉक कितना दिया था? 5,25,000. लेकिन 5,25,000 में रियलाइज नहीं हुआ है, सो हम लोग इधर डायरेक्ट 5,25,000 नहीं लिख सकते. अपने को 80% अमाउंट लेने का. सो 5,25,000 का 80% हाउ मच? 4,20,000. इंटरेस्टिंग अमाउंट 4,20,000. 4,20,000 इनर कॉलम में. मतलब एसेट था 5,25,000 का, लिक्विडेटर ने पूरा स्टॉक बेचने को जी जान लगा दिया, लेकिन उसने वो स्टॉक कितने में बेचा? सोल्ड एट 4,20,000. सो 4,20,000 एसेट बेच के. कौन सा एसेट बेच के रे? स्टॉक को बेच के. स्टॉक क्या था? सिक्योर्ड था. इट वाज अ सिक्योर्ड एसेट. इट वाज अ सिक्योर्ड एसेट. स्टॉक सिक्योर्ड था. किसके नाम पे? किसके नाम पे सिक्योर्ड था? बैंक लोन. बैंक लोन एक सिक्योर्ड लायबिलिटी है, एक सिक्योर्ड लोन है, एक सिक्योर्ड क्रेडिटर है. सब एक ही है. लोन क्रेडिटर समझ में आ रहा है? लायबिलिटी ऑल आर वन एंड द सेम. ओके. सो अपने को इधर माइनस करने का है. एक सिक्योर्ड एसेट को बेचा 4,20,000 में. अब ये जो पैसा आया ना लिक्विडेटर के पास, उससे पहला बैंक लोन सेटल करने का. सो एवरीबॉडी बैंक लोन, बैंक लोन, बैंक लोन दैट इज secured creditors, secured creditors, secured creditors, बैंक लोन. सो कितना करे वो? 4 लाख रुपए. 4 लाख रुपए. सो 4,20,000 लिक्विडेटर के पास आया एसेट को बेच बाच के. वो अथॉरिटी बेचने का, एसेट बेचने का अथॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने लिक्विडेटर को दिया है. 4,20,000 में से 4 लाख दे दिया, तो सरप्लस अपने पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा है अभी भी 20,000. वो लायबिलिटीज का, बैलेंस लायबिलिटी का पेमेंट के लिए अपन यूज करेंगे. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझा? चलो. सो आई थिंक यही 3 चीज इधर आता है. इधर लास्ट में आता है कॉल्स मेड फ्रॉम कंट्रीब्यूटरीज करके, लेकिन वो सम आने दो. 20 मार्क्स का सब सम आएगा तब आपको ये समझ में आएगा कॉल क्या रहता है, कॉल्स कैसे किया जाता है. कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है पैसा बहुत ज्यादा कम पड़ता है तो हमें शेयर होल्डर के पास मांगना पड़ता है, दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर्स. ओके, समझ में आने दो, कभी समझेगा. अभी फिलहाल वो समझ में नहीं. अभी पहले मैं 10 मार्क्स के सम्स कवर कर रहा हूँ. ओके, बढ़ो आगे. सो डेबिट साइड इज दैट साइड. हमारे पास कितना अवेलेबल कैश है? 3,05,000 और ये 20, 3,25,000 अवेलेबल. ये मैं लिख रहा हूँ, आप अभी लिखते हो तो पेंसिल से लिखने का, बाद में इसको रब कर देने का. क्लियर है? ये ऐसा ऊपर कुछ लिख के दिखाने का नहीं है अपने को. चलो आगे बढ़ो. आ जाओ पेमेंट्स में. पेमेंट्स में सबसे पहला लीगल चार्जेस. पहला क्या आता है? लीगल चार्जेस. क्वेश्चन में है क्या? लीगल चार्जेस क्वेश्चन में है क्या? नहीं है, छोड़ दो. ओवरहेड लिखने का गरज नहीं है. फिर क्या लिखने का? लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन. So I think it is readily given to us 10,000. It is readily given to us
10,000। सर कहाँ पे दिया है, कहाँ पे दिया है वो? इट इज गिवन इन पॉइंट नंबर 1, इट इज गिवन इन पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखो बाय लिक्विडेशन, बाय लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, बाय लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन का एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस दिए गए इस पॉइंट नंबर 1 में। सबसे पहला दिया है इट इज 3000, इट इज 3000, इट इज 3000। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, आफ्टर दिस 3 एक्सपेंसेस था, उसके बाद एक लाइन छोड़ो, किसका नंबर आएगा बोलो? डिबेंचर होल्डर्स। तो बाय डिबेंचर, बाय डिबेंचर होल्डर्स, बाय डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, बाय डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स। सो एवरीबॉडी डिबेंचर होल्डर्स है क्या अपने पास? हाँ है। 8% डिबेंचर्स है, 8% डिबेंचर्स है, 8% डिबेंचर्स। और अमाउंट कितना है? 8% डिबेंचर्स का अमाउंट कितना है जरा मेरे को बोलो? इट इज 1 लाख, इट इज 1 लाख। सो 1 लाख अपने को इधर इनर कॉलम में लिखने का है। और ये डिबेंचर के लिए एक लाइन है, ये डिबेंचर के लिए एक लाइन है। एवरीबॉडी डिबेंचर एंड उसका इंटरेस्ट thereon are secured by floating charge on all asset। ये देखो जो भी एसेट बेच बाच के पैसा है, कितना पैसा है? 3,25,000। वो 3,25,000 अपने को यूज करने का। फ्लोटिंग चार्ज मतलब सारे एसेट से आया हुआ पैसा। इज इट क्लियर? हाँ, अगर फिक्स्ड चार्ज बोला होता, फिक्स्ड चार्ज मतलब एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर एसेट, स्टॉक सिक्योर्ड है ऐसा बोलेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग सिक्योर्ड है ऐसा बोलेंगे। अरे समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? सो फिलहाल फिक्स्ड ऐसा वर्ड आया नहीं है। फिक्स्ड वाला सिचुएशन स्टॉक का था, किससे कनेक्टेड था? बैंक लोन से कनेक्टेड था, वो फिक्स्ड चार्ज था। एंड यहाँ पे जब भी लाइन आपको दिखाई देगा फ्लोटिंग चार्ज, इट इज जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इसका ज्यादा टेंशन अपने को लेने का नहीं है। चल आगे उसके बाद, अच्छा डिबेंचर के बाद जरा देखो ऊपर ऑलरेडी लायबिलिटी साइड में उसका इंटरेस्ट भी है ना? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स and it is outstanding, it is outstanding interest on debentures। so interest on debenture outstanding already है, कितना ऊपर देखिए रखा है? 8,000 रुपए। तो 1 लाख तो देने का ही है, प्लस ये इंटरेस्ट भी देने का है, क्योंकि ये दोनों चीज ऊपर दिया था। अच्छा मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, इधर किधर भी डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कब किया है ऐसा डेट दिया है क्या? लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस लेक्चर जो हमारा हुआ था, बराबर है ना? उसमें किधर ऐसे डेट था? 1 जनवरी को लिक्विडेशन था एंड 30th ऑफ जून को डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट किया। सो देयर वाज अ डिले ऑफ 6 मंथ्स। इधर ऐसा कुछ नहीं किया नहीं है। अगर यहाँ पे भी ऐसा डेट रहता, सुनो रे, ऐसा डेट रहता 31st ऑफ दिसंबर को लिक्विडेशन है एज ऑन दैट डेट, और आगे बोला होता है डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट किया 31st ऑफ मार्च 2018 को। सो देयर वुड बी अ डिले ऑफ 3 मंथ्स, दैट इज जनवरी, फरवरी और मार्च। तभी 3 महीने का इधर इंटरेस्ट निकाल के दिखाना पड़ता, हमको एज्यूम करना पड़ता कि कंपनी इज सॉल्वेंट करके। अरे समझ में आ रही है? और हमको इधर लिखना पड़ता था इंटरेस्ट टिल डेट ऑफ पेमेंट। और वो कैलकुलेशन कैसे करते थे? प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज मुद्दल अमाउंट 1 लाख इनटू 8% इनटू 3 डिवाइडेड बाय 12। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई स्पेसिफिक डेट दिया नहीं है रिलेटेड टू डिबेंचर्स। इज इट क्लियर? चलो ये दोनों का टोटल ले लो बाहर। सो इट इज 1,08,000। क्लियर है? पैसा है क्या? पैसा बचा है क्या? पैसा हमारे पास बचा है क्या? टेल मी, पैसा बचा है क्या? सो एवरीबॉडी 3,25,000 हमारे पास है, उसमें से 10 और 3 13,000 गया और 1,08,000 गया, तो भी पैसा सफिशिएंट है हमारे पास। सो एवरीबॉडी बोलो इसके बाद किसका नंबर आता है? बोलो इसके बाद कौन किसका पेमेंट? लिखो लिखो बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स। पहला प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स, बाय प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स। जरा क्वेश्चन में देखो किधर प्रिफरेंशियल क्रेडिटर ऐसा नाम आया है क्या? इधर गवर्नमेंट को कुछ पैसा देने का है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ऐसा कोई नाटक है क्या? तो आई थिंक इट इज नॉट देयर, सो पुट अ डैश। नहीं है तो छोड़ दो। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं अनसेक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसेक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो आई थिंक क्वेश्चन में क्रेडिटर्स है, जरा देखो लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर दिख रहा है क्या? कितना है? 2 लाख रुपया। और पूरा क्वेश्चन में इन क्रेडिटर्स के बारे में कुछ भी बोला
नहीं है, तो इसको हमें एज्यूम करना पड़ेगा। ऊपर लिख के रख, जिधर क्रेडिटर है ना 2 लाख रुपया, उधर लिख के रख एज्यूम्ड एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, उसको हमने एज्यूम किया। अगर वो सिक्योर्ड होता तो हम लोग उसको सिक्योर्ड का ट्रीटमेंट देते। प्रेफरेंशियल अपना मन मर्जी से एज्यूम नहीं करने का, तभी बोला रहेगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर इतना इतना है करके। सो कुछ भी बोला नहीं है तो इट इज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, सो इट इज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। इधर मैं लिख के रखता हूं एज्यूम्ड, ऐसा एज्यूम्ड किया हमने। कितना रे 2 लाख, बड़ा अमाउंट है रे 2 लाख रुपया। सो एवरीबॉडी 0 प्लस 2 लाख, आउटर कॉलम इट इज 2 lakhs। जरा चेक कर पैसा है क्या, पैसा 4,000। कितना पैसा है 4,000, 4,000, ओनली 4,000। ये पेमेंट करने के बाद बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। कितना पैसा बचा, ओनली चिल्लर अमाउंट 4,000, लाखों करोड़ों में 4,000 मतलब चिल्लर ही है। सो 4,000 रुपए बचा। अब मेरे को नंबर किसका है, बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सबसे पहला इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जरा चेक कर अपने पास। देखो प्रेफरेंस शेयर्स 8,000, लेकिन उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया नहीं, उन्होंने से डायरेक्ट लिखा प्रेफरेंस शेयर्स, बराबर ना, ऑफ 10 इच। तो डायरेक्ट अपन इधर लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। देना कितना था 80,000, देना था 80,000, लेकिन हम लोग उनको 80,000 दे सकते हैं क्या, नहीं। हमारे पास पैसा कैश अवेलेबल कितना है, सो 4,000। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सिर्फ 4,000 रुपया ही अपन दे सकते हैं, और उसके बाद अपना कैश खत्म, कैश खत्म, कैश खत्म, सम खत्म। इज इट क्लियर। इसके आगे कुछ एरियल्स ऑफ डिविडेंड और बेचारे महा बेचारे इक्विटी, ये भी बेचारी 80,000 देने का था, 4,000 ही पे कर सकते। तो बाकी का 76,000 अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, कंपनी बोलेगा भूल जाएगा, चल घर पे निकल। सो एवरीबॉडी डायरेक्टली हियर 4,000, पैसा खत्म, सम खत्म, और ये हो गया टल्ली। ऊपर एक लाइन, नीचे 2 लाइन, ऊपर एक लाइन, नीचे 2 लाइन। सो एवरीबॉडी आया, लिक्विडेटर बोलते हैं आया कितना 3,25,000, एंड हमसे गया कितना 3,25,000। समझ में आ रहा है। एक हफ्ते तक बेचारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी के बाहर ही खड़े थे, ओके। 1 साल तक इक्विटी शेयर होल्डर बाहर ही खड़े थे। हमारा पैसा आज नहीं तो कल मिलेगा। सो पैसा खत्म, सम खत्म, कंपनी लिक्विडेटेड, शटर डाउन। इज इट क्लियर। सो दैट्स इट फॉर टुडे, ओके।